उधर होगी तो उससे परेशान ना होना, क्योंकि मैं भी तुम लोगों जैसे अभी सीख रहा हूँ, तो जैसे मैं सीख जाऊंगा, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ जैसे मैं सीख जाऊँ वैसे तुम लोगों के लिए भी अच्छा हो जाए, लिखने में भी आसानी हो जाएगी, बताने में भी। ठीक है, तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग क्या होता है? जनरली कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एक अकाउंटिंग का ब्रांच होता है जिसमें हम कंपनी से रिलेटेड पूरे उनके फाइनल अकाउंटिंग करते हैं, मतलब फाइनल अकाउंटिंग जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। और इससे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में हम एक चीज और करते हैं, कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बनाते हैं और कंपनीज के जो डेटा होते हैं, ठीक है, उसे एनालाइज करते हैं। ठीक है, और उसे मतलब जैसे कोई भी कंपनी मतलब दिन पे दिन तुम लोग भी जानते हो हर चीज अनसर्टेन है। ठीक है, तो जैसे कंपनी को अमलगमेशन हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ, ठीक है, या कौन से कोई भी चीज होती है, तो कंपनी से रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन होता है तो वो हम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में देखते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले कंपनी की अगर एक छोटी सी कहानी बताऊं, देखो कंपनी मतलब क्यों आया कंपनी, ठीक है, कारण क्या होता था? पहले क्या होता था, लोग शुरुआत करते थे सोल प्रोप्राइटरशिप से। ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप से सबकी कहानी शुरू होती थी, जितने बिजनेसमैन होते थे। तो सोल प्रोप्राइटरशिप से बढ़ते बढ़ते पार्टनरशिप की तरफ बढ़ा। पार्टनरशिप के बाद से लोगों ने फिर सोचा कि मार्केट में नया कॉन्सेप्ट आया कंपनी को लेके। तो कंपनी की शुरुआत जो होती है कि एक जैसे नॉर्मल बंदा होता है, ठीक है, नॉर्मल बंदे को क्या कहते हैं? प्रमोटर कहते हैं कंपनी का। कंपनी का जो प्रमोटर था, सबसे पहले उसके मन में एक आइडिया आता है, क्यों ना हम जैसे जैसे हमारे बिजनेस बढ़ रहे हैं तो इसको ब्रॉड वे में लेके जाएं। तो उनके मन में एक आइडिया आता है, तो वहां से कंपनी के कॉन्सेप्ट शुरू होते हैं कि जिस फर्स्ट पर्सन वही होता है जो कंपनी के बारे में सोचता है कि हमें एक कंपनी खोलनी चाहिए, उसका प्लेस ऐसा होना चाहिए, वो इस लोकेशन पे होना चाहिए, मार्केट में क्या डिमांड है उसकी, ये होना चाहिए। ठीक है, तो इन सब चीजों को लेके मतलब प्रमोटर के पास ये आइडिया आ जाता है, फिर आइडियाज को एग्जीक्यूट करता है, लोगों को बताता है। ठीक है, जो भी उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फिर सभी मेंबर्स को मिलाते हैं। ठीक है, फिर से उसके बाद से एक कंपनी की छोटी सी कंपनी फॉर्म होती है। अगर एक कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर बात करोगे, कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर अगर बात करोगे तो कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक जैसे सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। ठीक है, मतलब इसे मतलब शेयर होल्डर क्या करता है, इससे उसका कोई नाता रिश्ता नहीं होता है कि मतलब मेंबर में कम, मेंबर में वो कंपनी विल रन फॉर एवर, ऐसा एक कॉन्सेप्ट होता है। फिर आर्टिफिशियल पर्सन होता है। ठीक है, कंपनी की क्या होती है? लिमिटेड लाइबिलिटीज होती है। ठीक है, कभी भी मतलब पार्टनरशिप में क्या होता है, अगर पार्टनर डिसॉल्व होता है, पार्टनरशिप डिसॉल्व होता है, तो क्या होता है, पार्टनर्स अपने घर बेच के मतलब जो भी डेब्ट होता है उसे चुकाना पड़ता है। जबकि कंपनी में ऐसा नहीं होता, कंपनी डूब जाती है तो शेयर होल्डर की उतनी ही लाइबिलिटीज होती है जितना वो शेयर खरीदा होता है। ठीक है, अगर कंपनी की बात करूं तो जनरली अभी इंडिया में तीन तरह की कंपनियां मतलब अभी करंट में चल रही हैं। ठीक है, अब तीन तरह की कंपनियां, सबसे पहली कंपनी जो चल रही है वन पर्सन कंपनी, अभी एक नया कॉन्सेप्ट आया है। ठीक है, अगर एक छोटा सा डिफिनीशन कोई कंपनी का पहले बताओ, कोई भी एक कंपनी का डिफिनीशन बताओ जो भी तुम्हें पता हो। अर्शिया, सलोनी, दीक्षा, कोई भी बताओ, कोई माइक ऑन करके बता सकता है, जल्दी बताना। कंपनी क्या होता है? An artificial person with perpetual succession. चलो सही है, और कोई बताओ। देखो लखनऊ यूनिवर्सिटी एक चीज पूछती है कि कंपनी, हाँ देखो कंपनी किस सेक्शन में हाँ बताओ कौन। भैया ये बोल रहे हैं कि जो कंपनी होती है, जो कंपनी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होती है ना, थोड़ा तेज बोलो। कंपनी के अंदर कंपनी होती है। आवाज धीरे रवि भैया, तो ईयरफोन लगा के बोलो या तो सही से अरे बोलो, रवि भैया, या तो टाइप कर दो। अरे सर भैया, हाँ बताओ। कंपनी इज क्रिएटेड बाय लॉ और हाँ देखो, अकॉर्डिंग टू एक छोटा सा डिफिनेशन देखो, कंपनी अगर एक्ट। लखनऊ यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन की बात करूं तो एक पूछा जाता है कि मतलब कंपनी कौन से सेक्शन में डिफाइन होता है, तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 में कंपनी के डिफिनीशन जो होते हैं वो डिफाइन होते हैं सेक्शन 220 में। ठीक है, ये लिख लो, ये 100% आएगा लखनऊ यूनिवर्सिटी में, तो ये 100% आएगा। ये सेक्शन 220 में कंपनीज की जो डिफिनीशन होती है वो डिफाइन होती है। ठीक है, तो सबसे पहले जान लो कंपनीज का एक छोटा सा डिफिनीशन, अगर कहीं भी कोई भी पूछे तो कंपनी मींस अ कंपनी विद रजिस्टर्ड अंडर एनी एक्ट और एनी प्रीवियस एक्ट। ठीक है, इसी को कंपनी की डिफिनीशन 220 में डिफाइन है।
और कंपनीज एक्ट 2013 में यही दिया हुआ है। ठीक है, तुम लोग कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से कोई भी ट्रांजेक्शन या कुछ भी जो भी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर रहे हो 2013 के अकॉर्डिंग करना, क्योंकि तुम्हारा जो पूरा मतलब सिलेबस है वो 2013 एक्ट के बेस में। ठीक है, देखो अब कंपनी की बात करो तो जनरली 3 टाइप के कंपनी होते हैं। एक अभी नया कॉन्सेप्ट आया 1% कंपनी का। ठीक है, इसमें 2 चीजें तुम लोगों के लिए मेन है। इसका जो मिनिमम शेयर कैपिटल जो होता है वो मिनिमम जो शेयर कैपिटल होता है इसका 50 लाख होता है। ठीक है, मतलब पेड अप शेयर कैपिटल ओपीसी का। और उसके बाद से इसका मैक्सिमम जो होता है कि 2 करोड़ से ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो 1% कंपनी आई हुई है। और इसका जो मतलब इसको जो मैनेज करता है सिर्फ एक डायरेक्टर होता है कंपनी का, वही मैनेज करता है, सिर्फ एक डायरेक्टर मैनेज करता है। और अगर कंपनी की शेयर कैपिटल बढ़ती है तो 15 डायरेक्टर से कभी ज्यादा इसे मतलब कंपनी में इन्वॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, ये ओपीसी की बात हो गई। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आया था प्राइवेट कंपनी। होपफुली सभी लोग जानते हो कि प्राइवेट कंपनी के बारे में। अंशी राठौर मत करो स्क्रीन पे कुछ, ठीक है, सबको डिस्टर्ब मत करो। फिर प्राइवेट कंपनी का कॉन्सेप्ट आया। तो प्राइवेट कंपनी में क्या था कि मतलब प्राइवेट कंपनी में एक कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि प्राइवेट कंपनी कब अपना बिजनेस शुरू कर सकती है। तो जब भी उसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है तभी प्राइवेट कंपनी अपना क्या करती है, बिजनेस शुरू कर देती है। ठीक है, और इसका जो मिनिमम मेंबर जो होते हैं प्राइवेट कंपनी में, ठीक है, वो 2 होते हैं और मैक्सिमम 200 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। और इसमें कम से कम 2 डायरेक्टर होते हैं और मैक्सिमम मिनिमम 2 डायरेक्टर होते हैं और मैक्सिमम 15 डायरेक्टर होते हैं प्राइवेट कंपनी में। ठीक है, और थर्ड होता है पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर होते हैं और मैक्सिमम जो होता है तुम्हारा मैक्सिमम की अब कोई लिमिट नहीं है। करंट में 2000 जब भी 2015 में जो अमेंडमेंट हुआ था उसके बाद से बता दिया गया कि अब पब्लिक कंपनी में कोई भी मैक्सिमम लिमिट नहीं होती है। ठीक है, और ये पब्लिक कंपनी अपना बिजनेस तभी शुरू कर सकती है जब वो बिजनेस कमेंसमेंट सर्टिफिकेट प्राप्त कर लेती है, तभी वो अपना बिजनेस शुरू कर सकती है। ठीक है, और इसमें कम से कम 3 डायरेक्टर होने चाहिए और मैक्सिमम जो होना चाहिए वो 15 डायरेक्टर होने चाहिए। ठीक है, तो एक ये छोटी सी कहानी थी कंपनी के ऊपर। ठीक है, कि कंपनी को 3 पार्ट में बांट दिया गया था। ठीक है, पहला ओपीसी, ठीक है, और दूसरा प्राइवेट और तीसरा पब्लिक। ठीक है, तो ये 3 कॉन्सेप्ट थे और तीनों में तुम लोगों ने जान लिया। तीनों में देखो सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, लखनऊ यूनिवर्सिटी क्या पूछती है, ओपीसी का तुम्हारा मिनिमम शेयर कैपिटल पूछती है कितना होता है, तो 50 लाख होता है, ये लिख लो, ये 100% आएगा। ठीक है, और मैक्सिमम जो टर्नओवर होता है, देखो ओपीसी का जो मैक्सिमम टर्नओवर होता है वो 3 साल का मिला के, ठीक है, 3 साल का मिला के 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए 1% कंपनी का टर्नओवर जो होना चाहिए। ठीक है, और या तो ओपीसी का फुल फॉर्म भी पूछ लेती है, तो 3 क्वेश्चन इससे जरूर आएंगे। ठीक है, और प्राइवेट कंपनी में जनरली लखनऊ यूनिवर्सिटीज के मैक्सिमम मेंबर के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन पूछती है, तो 200 होते हैं। ठीक है, और पब्लिक कंपनी में इसके मिनिमम मेंबर पूछ लेती है 7 होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम लोग आज एक छोटा सा काम करते हैं, मैंने 40 एमसीक्यू तैयार किए हैं, देखता हूँ कौन सबसे ज्यादा आंसर देता है। ठीक है, और हम उसी को शुरू करने वाले हैं, तो सभी लोग हो जाओ तैयार। ठीक है, यहाँ पे हम 40 एमसीक्यू तैयार किए हैं, 40 में तो से तुम्हें 15 एमसीक्यू 100% तुम्हारे एग्जाम में मिलने वाला है। ठीक है, तो देखता हूँ किसने कितनी पढ़ाई की हुई है। तो सबसे पहले आओ, ठीक है, तो अपना माइक ऑन करके दे सकते हो, चैट में लिख के दे सकते हो, देखता हूँ जल्दी जल्दी आंसर दे सकता है। ये सीरीज हम लोग लगभग मोर देन 400 एमसीक्यू ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो शुरू करो। इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ? आंसर बताओ क्या होगा? कंपनी। सी। ठीक है, सही बताया। एक कंपनी इज मैनेज बाय इट्स, कंपनी किसके द्वारा मैनेज किया जाता है? चलो वेल डन, लग रहा है पढ़ रहा हूँ। ये तुम लोग एनोशन ना करो स्क्रीन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द लायबिलिटी ऑफ अ शेयर होल्डर ऑफ ए कंपनी क्या होता है? अभी बताया मैंने, तुरंत लिमिटेड।
ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये स्क्रीनशॉट अभी मत लेना, गूगल क्लासरूम पे मैं अपडेट कर दूंगा, ठीक है। और ये 40 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन में तुम्हें 15 क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है कि कंपनी इज अ कंपनी व्हिच क्रिएटेड बाय स्पेशल एक्ट इन पार्लियामेंट, क्या होगा बताओ? गवर्नमेंट होगा, डी। डी, ठीक है। A company registered with registrar of company under Indian Companies Act is called Registered. registered, ठीक है। A company in which the transferability of share is Private restricted is called company. Private company. ये बताओ प्राइवेट कंपनी किस केस में शेयर इशू कर सकती है? क्या प्राइवेट कंपनी शेयर इशू करती है? हाँ करती है। हाँ करती है, किसको करती है बताओ? वो शेयर मार्केट में कर सकती है। देखो प्राइवेट कंपनी जो होती है वो अपना शेयर केवल अपने मेंबर्स को इशू कर सकती है, ठीक है। वो जनरल पब्लिक को कभी भी अपना शेयर इशू नहीं कर सकती है, ठीक है। तो जो उसके इंटरनल मेंबर होते हैं उन्हीं को केवल प्राइवेट कंपनी अपना शेयर इशू कर सकती है, ठीक है। देखो मीटिंग एंड हो जाएगा, ठीक है, फिर से सेम मीटिंग पे ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अभी 3 मिनट है, चलो। द कंपनी इन विच द लायबिलिटी ऑफ अ मेंबर इज लायबल टू पे द एग्रीड अमाउंट एट द टाइम ऑफ, बताओ? बी, अनलिमिटेड क्या? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। नहीं, मतलब देखो यहाँ पे सीधा कह रहा है द कंपनी इन विच द लायबिलिटी ऑफ अ मेंबर इज लायबल टू पे, ठीक है। मतलब हम उनको उतना ही पैसा कहेंगे कि जितने मतलब जितने अमाउंट का वो शेयर खरीदे होंगे, तो वही अगर बात करोगे तो उनकी जितनी गारंटी होगी वो उतना ही केवल पैसा पेमेंट करे, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। क्योंकि जब भी बात आती है क्यों कंपनी की लायबिलिटी शेयर होल्डर की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, भाई जितने शेयर खरीदेगा वो उतना ही का मालिक होता है, ठीक है। अभी मैंने एक क्वेश्चन बताया था तुम लोगों को, इज द फर्स्ट स्टेज द फॉर्मेशन ऑफ अ पब्लिक कंपनी नॉन एज, तो पहला क्या होता है? प्रमोशन होता है, ठीक है। ऑथराइज कैपिटल इज कॉल्ड, बताओ? Nominal capital. In case preference share, the area of dividend are carried forwarded and paid out to the profit of subsequent year. कौन से में होता है भाई? प्रेफरेंस शेयर होल्डर कितने टाइप्स के होते हैं बताओ? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बात करूं तो यहाँ पे 3 टाइप्स के प्रेफरेंस शेयर होल्डर जनरली प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 3 टाइप में बांट सकते हो, ठीक है। एक बांट सकते हो कि ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड के बेसिस पे बांट सकते हो, एक उनके पार्टिसिपेशन के बेसिस पे बांट सकते हो, एक कन्वर्टिबिलिटी के बेसिस पे बांट सकते हो। तो अगर पार्टिसिपेशन के बेसिस पे बांटोगे तो 2 होते हैं, एक होता है कम्युनिकेटिव होता है और एक होता है नॉन कम्युनिकेटिव होता है, ठीक है। तो इसीलिए इसमें क्या होगा आंसर? क्यूमुलेटिव। इसमें कैरी फॉरवर्डेड होता है तो कम्युनिकेटिव होता है, ठीक है। बाकी हम ये आगे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, ठीक है। Is that portion of a capital which is called up only at the winding of the company, मतलब कंपनी के समापन के समय ही वो कैपिटल मतलब शेयर होल्डर से मांगी जा सकती है, बताओ कौन सा होगा? रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल, ठीक है। शेयर आर रिटेबल आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द फिक्स पीरियड एट द ऑप्शन ऑफ द कंपनी, तो क्या होता है? कौन सा शेयर होता है? रिडीमेबल, ठीक है। कल से आंसर नहीं डालेंगे, आज देख लो। A bundle of fully paid up share is called, देखो आज एक काम करना, तुम लोग जाके सभी लोग जाके पूरे कॉन्सेप्ट के वीडियो देख के आओगे, तब हम एमसीक्यू करेंगे तो तुम्हें काफी अच्छा लगेगा। उस तरीके से तुम क्या बोलोगे मतलब तुम्हें भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जब तक कॉन्सेप्ट नहीं पता रहेगा तब तक एमसीक्यू करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी कर लेते हैं, एक बयान रखा हुआ है, ठीक है। ए बंडल, अब नेक्स्ट 13 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्या है कि ए बंडल ऑफ फुली पेड अप शेयर कैपिटल इज कॉल्ड, ठीक है। मतलब जब भी किसी भी चीज को बंडल की बात यहाँ पे कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा कि एक पूरा क्या होना चाहिए कि स्टॉक होगा तभी तो इसे बंडल की बात कर रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे सही आंसर करेक्ट जो है इसका आंसर होगा वो क्या होगा? स्टॉक होगा। और नेक्स्ट बात कर रहा है कि इन द कंपनी ऑफर
तुम भी लोग आंसर बताते रहना, ठीक है। अब मैंने आज यहाँ पे आंसर लिख दिया, कल से आंसर नहीं लिखूंगा, ठीक है। देखता हूँ कौन कितना बताता है। चलो, इन द कंपनी ऑफर्स द इन्वेस्टर एन अपॉर्चुनिटी टू बिड कलेक्टिवली, ठीक है। कंपनी के पास मतलब है ऑफर, जब भी कंपनी कोई भी ऑफर देती है अपने इन्वेस्टर्स को, तो वो क्या करती है कंपनी, लगभग गया ये अपने आप स्क्रीन खिल रहा है, चलो करते स्टार्टिंग, ठीक है। ऑफर फॉर सेल, ठीक है, अपॉर्चुनिटी देती है, मतलब जब भी फर्स्ट टाइम शेयर का एलोकेट करती है तो क्या करती है, उन्हें प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में देती है, तो ऑफर फॉर सेल बोलते हैं, ठीक है। आईपीओ स्टैंड फॉर, बताओ भाई, आईपीओ स्टैंड फॉर, आवाज आ रही है मेरी? अभी शांत बैठे हैं। सर इनिशियल पब्लिक ऑफर, सर इनिशियल पब्लिक ऑफर। ठीक है, बोलते रहो। एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 द इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस कितना होता है? 10%। देखो ये 1950 कंपनी का जो ये क्वेश्चन है वो 1956 एक्ट के अनुसार है, तो यहाँ पे 6% होगा, तो तुम लोग वहां पे घबराना नहीं, ठीक है। सबसे पहले वहां पे तुम्हें ये देखना है कि 10, 12, 13, 14 रहेगा, इस तरीके से नहीं रहेगा, तो इसमें इसीलिए 6% दिया होगा, ठीक है। और कॉल्स इन एडवांस का जो होता है वो तुम्हारा कॉल्स इन एरियर पे 10% होता है और एक 12% होता है एडवांस का, ठीक है। और यहाँ पे द इंटरेस्ट कॉल्स इन एरियर, तो अब यहाँ पे देखो 5%, ये 10% हो गया है कंपनी के अनुसार। और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कौन सा अकाउंट है, रियल, नॉमिनल, इम्पर्सनल या पर्सनल अकाउंट? नॉमिनल नहीं है, नॉमिनल आई थिंक पर्सनल अकाउंट। ठीक The है। share of a company can be used as par premium discount, क्या होगा? ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस। All of these. The rate of discount cannot be exceed, मतलब अब तो करंट में 2013 एक्ट के अनुसार डिस्काउंट पे शेयर नहीं इशू होता है, ठीक है। पहले इशू होता था तो कितना परसेंट होता था, 10% डिस्काउंट होता था, ठीक है। ये 1956 एक्ट के क्वेश्चन है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, जब क्वेश्चन नहीं मिलता है तो यूनिवर्सिटी इन सभी क्वेश्चन को कवर कर लेती है, ठीक है। तो इस सब चीजों का ध्यान देना, तो वहां पे थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज कर लेना, ठीक है। ये कह रहा है कि कोई एक कंपनी, एनुअली एस्टेब्लिश कंपनी कैन नॉट इश्यू शेयर एट, बताओ। कभी भी अब करंट में क्या है कि जब भी कोई कंपनी न्यू एस्टेब्लिश होती है तो अपना शेयर कभी भी डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती है, ठीक है। द रेट ऑफ डिस्काउंट शुड नॉट एक्सीड ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर, कितने होने चाहिए, नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर कितना होना चाहिए? 10%। 10%, ठीक है। थोड़ा धीरे धीरे बोल रहे हो तुम लोग, चलो इसे रिकॉर्ड करके डालेंगे, ठीक है, खुद से कॉन्सेप्ट बता के फिर उसके बाद, ठीक है, वो अच्छा रहेगा। ऑफ द टोटल इशूड कैपिटल इज कॉल्ड मिनिमम सब्सक्रिप्शन, अगर कोई भी कंपनी शेयर इशू करती है, ठीक है, तो उसका कितना अमाउंट मिनिमम मतलब 90%, सब्सक्राइब होना चाहिए जनरल पब्लिक द्वारा? 90%। कितने परसेंट अमाउंट सब्सक्राइब होना चाहिए तभी वो शेयर इशू करती है? पहले कंपनी एप्लीकेशन 90% ऑफ द शेयर होना चाहिए, और कंपनीज एक्ट 1956 में क्या था, 75% था। द मिनिमम एप्लीकेशन मनी इज टू बी पेड बाय एप्लीकेशन मस्ट बी नॉट लेस देन, कितना होना चाहिए, नॉट एज पर कंपनीज एक्ट, मिनिमम एप्लीकेशन मनी कितना होना चाहिए, बताओ। नहीं पता। बोल ही नहीं, 15% होना चाहिए टोटल, जो भी अमाउंट हो उसका 15% अमाउंट एप्लीकेशन के टाइम मांगा जाना चाहिए। द एक्सेस प्राइस रिसीव्ड ऑन द पार वैल्यू ऑफ शेयर शुड बी क्रेडिटेड टू, कौन से अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है, ये तो पता ही होगा। कॉल्स इन एडवांस, सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम, रिजर्व कैपिटल अकाउंट, रिजर्व कैपिटल अकाउंट। कैंसिलेशन ऑफ शेयर बाय अ कंपनी ड्यू टू द नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट और कॉल्स मनी, किस पे होगा, क्या कहते हैं, जब भी मतलब शेयर होल्डर पैसा नहीं देता है, डिफॉल्ट कर गया सेकंड कॉल का, ठीक है, या फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, तो क्या कर लेंगे कंपनी के शेयर को, फॉरफीचर, और फॉरफीट करने के बाद कंपनी क्या करती है, शेयर रीइश्यू करती है, जो रीइश्यू करते हैं, हाँ, जो अमाउंट बचता है उसे क्या करती है, रिजर्व कैपिटल अकाउंट में क्या करती है, ट्रांसफर कर देती है, ठीक है।
अंडरराइटिंग कमीशन इज क्लासिफाइड अंदर, मतलब अंडरराइटिंग कमीशन किसमें क्लासिफाइड होता है कंपनीज एक्ट में? कौन सा एक्सपेंडिचर में जाता है? रेवेन्यू। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जाता है। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या एक्सपेंडिचर होता है? कौन सा एक्सपेंडिचर होता है? डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है, वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, मतलब एक साल के नहीं लिए होता है। जब भी हम एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस का कोई फंड बनाते हैं तो हम एक साल के लिए नहीं सोचते हैं, वो कम से कम 4 से 5 सालों तक जाएगा कि हमारी कंपनी इतना प्रॉफिट अर्न करेगी, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग मतलब जो भी अमाउंट एक्सपेंड किया जाता है उसके अकॉर्डिंग किया जाता है। किसके यहाँ से साउंड आ रहा है भाई? द पार्ट ऑफ रीइश्यू ऑफ फॉरफीचर शेयर इज ट्रांसफर टू द, किसमें जाता है भाई? द प्रॉफिट ऑफ रीइश्यू शेयर। किसमें किसमें? कैपिटल जनरल रिजर्व। हाँ, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर और द प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्या होते हैं कंपनी के? क्रेडिटर्स ऑफ अ प्रेफरेंस शेयर होल्डर पूछा है। प्रेफरेंस शेयर क्रेडिटर ओनर ऑफ द कंपनी। अरे भैया जी, ये भी तो ओनर होता है। शेयर अलॉटमेंट होता है, ठीक है, तो ये ओनर ही होंगे। अब इसमें ये नहीं बताया कि कौन से टाइप से की बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। नहीं, ओनर्स तो इक्विटी शेयर वाले होते हैं ना। इक्विटी शेयर होते हैं यहाँ, लेकिन यहाँ पे इन्होंने केस नहीं डिफाइन किया है ना, क्वेश्चन को पूरा नहीं कहा है, बस प्रेफरेंस शेयर होल्डर कर दिया। इसमें तो कई टाइप के प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं ना, तो हो सके ये कहीं कम्युनिकेटिव, तो ऑप्शन इन्होंने सी दे दिया, लेकिन ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे इस तरीके से घुमाने वाला है, ठीक है। ये क्वेश्चन तो नहीं है। सिक्योरिटी प्रीमियम का जो अमाउंट होता है वो कहाँ कहाँ यूटिलाइज कर सकते हो, ये बता दो। ये क्वेश्चन हर जगह पूछा जाता है और ये क्वेश्चन 100% आएगा, ठीक है। जब मैं रिकॉर्ड करूंगा तो इसमें तुम्हारे वो 20 क्वेश्चन को मैं टिक कर दूंगा कि जो जो आने वाला है, ठीक है। बताओ सिक्योरिटी प्रीमियम सरप्लस में, रिजर्व सरप्लस में, ठीक है। और ये था द शेयर फर्स्टली ऑफर्ड टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। जो भी कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं उनको अगर कंपनी सबसे पहले ऑफर देती है तो उसे क्या कहते हैं, बताओ? राइट शेयर्स, राइट, ठीक है। हाँ, ठीक है। शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द शेयर कैपिटल डिटरमाइन द पेड अप कैपिटल, ठीक है। जब भी मतलब ये बात कह रहा है कि कंपनी के शेयर में से कोई भी अमाउंट डिडक्ट कर लेते हैं और पेड अप कैपिटल में क्या कर देते हैं, उन्हें जोड़ देते हैं, उन्हें घटा देते हैं जब भी कोई भी अमाउंट होता है। तो जब भी मान लो जैसे कॉल्स इन एरियर है, कोई भी शेयर पैसा नहीं दिया, इसे हम कहते हैं कॉल्स इन एरियर, ठीक है। तो शेयर कैपिटल द शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड विद द वाइल फॉरफीटर ऑफ शेयर, मतलब इसमें कह रहा है कि शेयर कैपिटल अकाउंट किस केस में डेबिट होता है, मतलब कौन से अकाउंट को हम डेबिट करेंगे यहाँ पे जब भी हम शेयर फॉरफिट करते हैं। कॉल्ड अप जितना पैसा मिला है उसे डेबिट करो, और बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर ट्रांसफर इनटू किसमें जाएगा? सिक्योरिटी, मतलब फॉरफिचर शेयर का जो पैसा मिला है वो कौन से अकाउंट में? कैपिटल रिजर्व, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि ऑन एन इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ ₹20 कंपनी हैज कॉल्ड अप 16 रुपीज बट 14 रुपीज हैज बीन रिसीव्ड बाय द कंपनी, द शेयर कैपिटल शुड बी क्रेडिटेड बाय, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या बोला गया वाला जो मोटा भैया था मैंने बताया था, ठीक है। उसमें कहा था कि जैसे मान लो 20 रुपए का कंपनी शेयर इशू की है, ठीक है, और उसमें शेयर होल्डर से मात्र 16 रुपया मिला है, ठीक है, ठीक है। तो सबसे कह रहा है कि कितने अमाउंट से आप डेबिट करोगे, ठीक है। शेयर कैपिटल शुड बी क्रेडिटेड बाय, क्रेडिट करने की बात कर रहा है, तो कॉल्ड अप कैपिटल को 14 रुपए से करोगे, कॉल सीनियर 2 रुपए से हो जाएगा, तो टोटल क्रेडिट कितने रुपए से करोगे? तो 16 रुपीज से करोगे ना, 16 रुपीज से। हाँ। When share are issued at a price higher than the face value, ठीक है। जब भी हम शेयर इशू करते हैं जो उसका मतलब नॉमिनल प्राइस होता है उससे हायर प्रीमियम, ठीक है। The share of a company only can be forfeited after giving a notice of the day। कितने दिनों की नोटिस दी जाती है कि मतलब आपके शेयर 21 अब 14 डेज हो गया 2013 में। दिख गया 14 दिन।
मतलब जो भी फॉर फ्यूचर का हम अमाउंट डिडक्ट करेंगे वो किससे ज्यादा नहीं होगा, फेस वैल्यू से ज्यादा नहीं होगा, इश्यूड प्राइस से ज्यादा नहीं होगा, या Yes. अमाउंट फॉरफिटेड होगा। कौन से अमाउंट से ज्यादा नहीं होगा? जो भी फॉरफिटेड फेस वैल्यू से फॉरफिटेड अमाउंट से ज्यादा नहीं होगा, इशूड प्राइस। क्योंकि पैसा तो हमें उतना ही मिला ना। फेस वैल्यू तो हो गया पूरे पैसे हो गए ना शेयर के, जबकि शेयर होल्डर तो उतने पैसे दिया नहीं है। ठीक है, द फॉरफिटेड शेयर कैन बी इशूड एट हाँ ओके सर। फॉर फ्यूचर ऑल ऑफ दीज किससे ऑल ऑफ दीज होगा ना, ऑल ऑफ दीज प्रेफरेंस शेयर कैन नॉट बी रिडीम्ड एट प्रेफरेंस शेयर को किसी डिस्काउंट इशू नहीं कर सकते। देखो ये 40 क्वेश्चन है और ये 40 क्वेश्चन में से तुम्हारे एग्जाम में कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन आएंगे, सेम ऐसे ही आएंगे। आप क्लासरूम में अपडेट ये सारे क्वेश्चन क्लासरूम में है? नहीं अभी क्लासरूम में नहीं है, क्लासरूम में अपलोड कर देना गुरुजी। कॉन्सेप्ट तो पढ़ो तुम लोग, कॉन्सेप्ट पढ़ नहीं रहो तो मैं क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा। बताओ अरे पढ़ने का समय तो हो। पढ़ने का समय अरे थोड़ा बहुत तो गुरुजी निकालो, थ्योरी बहुत ज्यादा है। 30 मिनट का समय निकालो, ठीक है। थ्योरी बहुत ज्यादा है भैया ना वो सर। वाला बताइए, एग्जाम फॉर्म में ना मिनिमम मैक्सिमम मार्क्स और मार्क्स ऑब्टेन्ड वाला बड़ा दिक्कत कर रहा है, उसमें बताइए क्या करना है। उसमें 200 बता रहा है, मार्क्स ऑब्टेन्ड में मिनिमम रहना पड़ेगा। अरे देखो मिनिमम 200 मार्क्स पे डाल दो, ठीक है, और मिनिमम में 50 डाल देना और मैक्सिमम में 200 डाल दो, ठीक है। और जब मतलब है। तुम्हारा रिजल्ट आया जाएगा तो बताना, तो मैं बता दूंगा कैसे सही कराना, फिर सही करा लेना। मेल करके भी सही करा सकते हो, वहां जाके भी सही करा सकते हो, तो दोनों कर लेना। वहां पे जा करके मुझे लगता है गेट नंबर 3 से जो जाना पड़ता है वहां पे हो जाता है। हाँ गेट नंबर 1 पे जाके सही करा सकते हो, ठीक है। गेट नंबर 1 पे ना, हाँ हाँ ठीक हाँ है ठीक। इस तरीके से जा सकते हो। मोहित भैया जो बैठते हैं वहां पे। हाँ हाँ ठीक है, हाँ हाँ ठीक है। तो इतना करो तुम लोग, बाकी ऐसे करेंगे हम अगले मतलब जब भी नेक्स्ट वीक में आएंगे तो फिर से लेके आएंगे। तो इस बार थोड़ा टाइम ज्यादा निकाल के लेके आएंगे तो करेंगे तो। अभी अब सेमेस्टर 4 का भी लगा है तो उन्हें भी देख लें, क्योंकि उनके पास भी कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एडिट करने का क्या भैया, एडिट करने का टाइम कब तक रहेगा? जैसे 17 जून है लास्ट फॉर्म भरने का, और एडिट करने का डेट कब तुम्हारे तक रिजल्ट रहेगी? ना आ जाए तब तक एडिट करा सकते हो जाके, अच्छा जब चाहो तब करा सकते हो, वो अपने हाथ। सेकेंड सेमेस्टर का ना? हाँ कभी भी करा सकते हो, ठीक है। ठीक है ठीक। हाँ तो अभी ये Thank एमसीक्यू you हम भैया। अपलोड करेंगे, ठीक है, तो सभी देख लेना ध्यान से। इसके वीडियोस भी अपलोड करेंगे, 2-4 कॉन्सेप्ट के साथ भी कर देंगे, ठीक है। ये देख लेना। ठीक ठीक है भैया। और क्या पूछा जाए? नहीं चलो वेलकम, ठीक है सभी।